हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। और आज की क्लास से हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसके अंदर हम दो तरीके से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। एक तो हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट और एक हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। और इस टॉपिक के अंदर आपकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज वाला जो कंसेप्ट है वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक को पढ़ना जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो कब प्रिपेयर किए जाते हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड के अंदर हम लोग जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, यानी कि 31 मार्च को। टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दैट इज प्रॉफिट अर्न और लॉस incurred ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ये जानने के लिए कि हमने फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमको प्रॉफिट हुआ है या हमको लॉस हुआ है। एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज ऑन द डेट, यानी कि ये कह रहा है कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं एक दो हम अकाउंटिंग पीरियड के एंड में करते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के पीछे जो हमारा मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस को आइडेंटिफाई करना कि भाई हमें करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है या हमें करंट ईयर में लॉस हुआ है, और एक हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी कि हमारे पास कितने रुपए की असेट्स हैं और क्या हम उन असेट्स के थ्रू हमारी लाइबिलिटीज को पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स। देखो यहां पर जो कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स का जो कंप्लीट सेट होता है उसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन ध्यान रखना, इन सोल प्रोप्राइटरशिप जब हम कंपनी पढ़ेंगे तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेट के अंदर इन दोनों के अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट्स को भी इंक्लूड किया जाता है। तो यहां पर मैं स्पेशली लिख रहा हूं इन सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो कंप्लीट सेट होता है उसके अंदर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और बैलेंस शीट को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट, हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो ध्यान रखना कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, इनका दूसरा नाम है इनकम स्टेटमेंट। और बैलेंस शीट ऑल्सो नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट, और बैलेंस शीट को हम किस नाम से जानते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है और बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। ये इनका दूसरा नेम है। तो एग्जाम में कभी कभी क्या है, इनकम स्टेटमेंट भी लिखा हुआ आ जाता है और पोजीशन स्टेटमेंट भी लिखा हुआ आ जाता है। तो वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या होता है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, और पोजीशन स्टेटमेंट हम किसको कहते हैं, बैलेंस शीट को कहते हैं।
तो यहाँ पर हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर क्या सीखा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, अंतिम खाते जो होते हैं, ये वित्तीय वर्ष के अंत में तैयार किए जाते हैं और इनको तैयार करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्यापार के लाभ और व्यापार की हानि को ज्ञात करना और व्यापार की वित्तीय स्थिति का पता लगाना, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है वित्तीय स्थिति का पता लगाना। जो फाइनल अकाउंट्स का जो कंप्लीट सेट होता है उसके अंदर व्यापार खाते और लाभ हानि खाते और चिट्ठे को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट को आय विवरण भी कहते हैं और बैलेंस शीट को हम स्थिति विवरण के नाम से भी जानते हैं। तो हिंदी के अंदर इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्लास के बीच में आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना चाहता हूं कि मैंने कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड पेपर का एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। इस कोर्स के अंदर आपको जो भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी वो अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ स्पीड फैसिलिटी के साथ अवेलेबल होंगी। आपको इस कोर्स के अंदर पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे जो कि प्रिंट फैसिलिटी के साथ आपको अवेलेबल होंगे। इस बैच के अंदर आपको डाउट सेशन क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएगी और इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो होगी 1 ईयर, यानी कि एक बार अगर आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं तो वो 1 ईयर तक आपके पास उसका एक्सेस रहेगा। और साथ ही साथ इस कोर्स की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसके अंदर आपको पूरे सिलेबस की टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो विथ वीडियो सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल कराई जाएगी। यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर सीसी मंत्रा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इस कोर्स को परचेस करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड कैपिटल एक्सपेंसेस। देखो, अंतिम खाते बनाने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों को समझना पड़ेगा कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं और कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं। यानी कि आयगत खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, आयगत खर्चे क्या होते हैं और पूंजीगत खर्चे क्या होते हैं। इन्हें हिंदी के अंदर आयगत खर्चे और पूंजीगत खर्चे कहा जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड कैपिटल एक्सपेंसेस, तो देखिए अगर हम पहला इन दोनों में अंतर देखें पर्पस के बेसिस पर, इट इज इनकर्ड फॉर ऑपरेटिंग द बिजनेस, यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, आयगत खर्चे होते हैं, वो किस लिए किए जाते हैं, व्यवसाय के संचालन के लिए किए जाते हैं। किसके लिए किए जाते हैं, व्यवसाय के संचालन के लिए किए जाते हैं। इट इज इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ फिक्स असेट फॉर द बिजनेस, जबकि ये स्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आयगत खर्चे क्यों करते हैं और पूंजीगत खर्चे क्यों करते हैं। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आपको बहुत बड़ा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस का जो संबंध होता है वो किससे होता है, व्यवसाय के संचालन से होता है, यानी कि ऑपरेटिंग द बिजनेस, यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए ये खर्चे किए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखूं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस, सैलरी, वेजेस, कैरिज, ये सब क्या हैं, आयगत खर्चे हैं। और व्यवसाय के अंदर इनको करना जरूरी है क्योंकि व्यवसाय के संचालन के लिए हमें इनको क्या करना पड़ता है, खर्च करना ही पड़ता है। भाई आज हम व्यापार के लिए कोई जगह लेंगे, स्थान लेंगे, तो हमें उसका किराया चुकाना है ना, स्थान का बिजली का बिल चुकाना है, कानूनी व्यय का भुगतान करना है,
ठीक है ना, सीए को फीस देनी है, ऑडिट फीस देनी है, कर्मचारियों को सैलरी देनी है, मजदूरों को मजदूरी देनी है, गाड़ी भाड़ा चुकाना है। तो ये सब कौन से खर्चे हैं? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कि इनको बिजनेस के अंदर किस लिए किया जाता है? व्यवसाय के संचालन के लिए किया जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर किस लिए किया जाता है? स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए। भाई आज हमने हमारे व्यवसाय के लिए बिल्डिंग खरीदी, हमने फर्नीचर खरीदा, हमने मशीनरी खरीदी, ये सब कौन से खर्चे हैं? यानी कि स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए आप जो भी खर्चा करोगे वो कौन सा खर्चा कहलाएगा? वो कहलाएगा पूंजीगत खर्चा, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर देखिए कैपेसिटी, इट इज इनकर्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ये किए जाते हैं लाभ कमाने के लिए। किसके लिए किए जाते हैं? लाभ कमाने के लिए। तो लाभ कमाने के लिए हम कौन से खर्चे करते हैं? आयगत खर्चे करते हैं। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, लाभ कमाने के लिए हम आयगत खर्चे करते हैं। इट इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, जबकि लाभार्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए, लाभार्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए हम जो खर्चे करते हैं वो कौन से खर्चे कहलाते हैं? पूंजीगत खर्चे कहलाते हैं। भाई आज अगर हम अपने व्यवसाय के लिए बिल्डिंग खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, मशीनरी खरीदेंगे, तो इससे भविष्य के अंदर हमारे व्यवसाय की लाभ कमाने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इट इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि क्षमता को बढ़ाने के लिए। और ये किसके लिए किए जाते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए, अर्निंग प्रॉफिट, लाभ कमाने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, और लाभार्जन क्षमता बढ़ाने के लिए पूंजीगत खर्चे किए जाते हैं। पीरियड, इट्स पीरियड इज एग्जॉस्टेड विद इन द ईयर, यानी कि इसका जो लाभ है हमें वित्तीय वर्ष के अंदर मिल जाता है। यानी कि इसका जो संबंध है वो किससे होता है? वित्तीय वर्ष से। यानी कि इन खर्चों का जो लाभ है हमें वित्तीय वर्ष के अंदर क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। इट्स बेनिफिट एक्सटेंड टू मोर देन 1 ईयर, जबकि इनका लाभ हमें एक वित्तीय वर्ष से ज्यादा समय तक मिलता है, एक वित्तीय वर्ष से ज्यादा समय तक। तो यहां पर मैंने आपको 3 डिफरेंस बता दिए। भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या फर्क होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये व्यवसाय के संचालन के लिए किए जाते हैं और ये स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए किए जाते हैं। इनको करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। और इनको करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाने की क्षमता में वृद्धि करना। इनका लाभ हमें एक वित्तीय वर्ष के अंदर मिल जाता है, और जबकि इनका लाभ हमें एक वित्तीय वर्ष से ज्यादा समय तक मिलता है। और क्या फर्क है इनमें? इट इज डेबिटेड टू रिलेटेड एक्सपेंसेस अकाउंट। इसका मतलब क्या है? आज मैंने सैलरी चुकाई तो मैं एंट्री क्या करूंगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि मैं इसको संबंधित खर्चे के अंदर क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने रेंट चुकाया तो मैं क्या एंट्री करूंगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मैं ये जनरल एंट्री करूंगा। इट इज डेबिटेड टू रिलेटेड एक्सपेंसेस अकाउंट, यानी कि जिस नाम से मैं खर्चा कर रहा हूं उसी नाम से मैं जनरल प्रविष्टि करूंगा। यहां पर इट इज डेबिटेड टू रिलेटेड असेट अकाउंट, रिलेटेड असेट अकाउंट। तो मैंने आपको बताया कि ये स्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए किए जाते हैं। मैंने बिल्डिंग खरीदी तो मैं क्या एंट्री करूंगा? बिल्डिंग अकाउंट, मैं एंट्री करूंगा बिल्डिंग
अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने फर्नीचर खरीदा तो मैं क्या एंट्री करूंगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से डेबिट किया जाता है। किसके नाम से डेबिट किया जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से डेबिट किया जाता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिलेटेड असेट अकाउंट में क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। नेचर ऑफ अकाउंट, इट इज एन एक्सपेंसेस अकाउंट। ये क्या होता है? एक्सपेंस अकाउंट होता है और ये असेट अकाउंट होता है, क्योंकि भाई मैं असेट अकाउंट में डेबिट कर रहा हूं तो ये असेट अकाउंट कहलाएगा। इसे मैं एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट कर रहा हूं तो ये एक्सपेंसेस अकाउंट कहलाएगा। इट इज शोन इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम किस में दिखाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कैपिटल एक्सपेंसेस को हम किस में दिखाते हैं? बैलेंस शीट में, यानी कि चिट्ठे के अंदर। देखिए बच्चों, फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। तो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया है कि आप एक बार वापस देख लो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्यवसाय के संचालन के लिए किए जाते हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इनका लाभ हमें वित्तीय वर्ष के अंदर मिल जाता है और इन्हें संबंधित व्यय खाते में ही डेबिट किया जाता है। ये व्यय खाता है और इन्हें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। जबकि अगर मैं आप लोगों से बात करूं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए किए जाते हैं। इनका उद्देश्य होता है व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता में वृद्धि करना। इनका लाभ हमें एक वित्तीय वर्ष से ज्यादा समय के लिए मिलता है। इन्हें संबंधित स्थायी खाते में डेबिट, स्थायी संपत्ति के खाते में डेबिट किया जाता है। ये एक संपत्ति खाता होता है और इन्हें चिट्ठे के अंदर दिखाया जाता है, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है। तो ये मेन डिफरेंस है किसमें? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। अब कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो आप लोगों को पहचानना है कि ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चैट ऑप्शन के अंदर आप लोग जवाब देंगे कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखिए, सेकंड हैंड कार वॉज परचेज्ड फॉर ₹1,00,000। एक तो पुरानी कार खरीदी, ₹10,000 was spent on its overhauling, यानी कि एक तो पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत के ऊपर 10,000 रुपए खर्च किए। तो भाई पुरानी कार खरीदी है, यानी कि व्यापार के अंदर स्थायी संपत्ति आ रही है। भले से ही कार सेकंड हैंड है लेकिन व्यापार के लिए तो नहीं है। तो 1,00,000 रुपए जो हमने कार खरीदने पर खर्च किए हैं और 10,000 रुपए जो हमने उसकी मरम्मत पर खर्च किए हैं, यानी कि पूरे के पूरे 1,10,000 रुपए जो हैं वो कौन से एक्सपेंडिचर हैं? वो हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे इस तरह के प्रश्न जो हैं पूछे जा सकते हैं। आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से ये किस प्रकृति का खर्चा है? आयगत खर्चा है, पूंजीगत खर्चा है, स्थगित आयगत खर्चा है। तो वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ₹25,000 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीन। भाई हमने नई मशीन खरीदी
और उसकी स्थापना के ऊपर हमने 25,000 रुपए खर्च किए। तो जब भी हम कोई स्थायी संपत्ति खरीदते हैं और उसको उपयोग में लाने तक जो भी खर्च खर्चा हम करते हैं वो उसकी लागत में ही जुड़ता है। तो मैंने नई मशीन खरीदी और उसकी स्थापना के ऊपर 25,000 रुपए खर्च किए, यानी कि ये वाला खर्चा भी क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि सेकंड का आंसर भी क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि ये भी पूंजीगत खर्चा है। कौन सा खर्चा है? पूंजीगत खर्चा। क्योंकि मैंने नई मशीन खरीदी और उसको उपयोग में लाने के लिए मैंने उसकी स्थापना के ऊपर 25,000 रुपए क्या किए? खर्च किए। तो ये भी उसकी लागत में जोड़ा जाएगा, तो इसलिए इसे भी पूंजीगत खर्चा माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है? रिपेयर्स फॉर ₹5,000 नेसेसिएटेड बाय नेग्लिजेंस। यानी कि भविष्य के अंदर रख रखाव हेतु, नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है? रख रखाव हेतु, रख रखाव हेतु। यानी कि मैंने रख रखाव हेतु 5,000 रुपए मरम्मत के खर्च किए। हम कोई गाड़ी खरीद लेते हैं और उसकी प्रति माह या प्रति वर्ष क्या करते हैं? रख रखाव के लिए मरम्मत पर जो व्यय करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आयगत खर्चे, है ना। तो देखो, जो खर्चे हम हर साल करते हैं वो आयगत खर्चे होते हैं। भाई, स्थायी संपत्ति को खरीदते समय जो खर्चे होते हैं वो तो पूंजीगत खर्चे माने जाते हैं, लेकिन उसकी रख रखाव यस, मैनेजर के ऑफिस के अंदर क्या लगवाया है? एसी लगवाया है। तो ये हमने एक तरीके से हमारे व्यवसाय के लिए स्थायी संपत्ति खरीदी है। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट देखिए, कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ अ मशीन। देखो, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जब हम कोई मशीन खरीदते हैं या कोई भी स्थायी संपत्ति खरीदते हैं तो उसको खरीदते समय और उपयोग में लाने तक हम जो भी खर्चे करते हैं वो उसकी लागत में ही जोड़े जाते हैं। तो हमने मशीन को दूसरे देश से खरीदा है और दूसरे देश से खरीदने पर हमने उसके लिए कस्टम ड्यूटी को क्या किया है? पे किया है। तो ये कस्टम ड्यूटी जो है
ये मशीन की लागत में ही जोड़ी जाएगी, इसलिए ये कौन सा खर्चा है, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट देखिए, ₹5000 स्पेंट ऑन रीपेंटिंग द फैक्ट्री। रीपेंटिंग का मतलब दोबारा हमने पेंट कराया है, यानी कि हमने रख रखाव के लिए फैक्ट्री की दोबारा क्या करवाई है, पेंटिंग करवाई है। और हम पुताई जो है या पेंटिंग जो है हर साल दिवाली पर कराते ही कराते हैं, तो एक तरीके से ये रिकरिंग नेचर का खर्चा है। तो ये कौन सा खर्चा कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, ₹10,000 पेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल। हम इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है हर महीने पे करते हैं, तो ये कौन सा खर्चा कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि हर महीने हमें क्या करना पड़ता है, बिजली का बिल चुकाना पड़ता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिपेयर्स फॉर ₹2,000 ऑफ मशीन। हमने मशीन की मरम्मत पर 2000 खर्च किए। अब यहाँ पर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसे आयगत प्रकृति का ही मानेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि भाई छोटी मोटी खराबी तो आती रहती है और हम मरम्मत कराते ही रहते हैं। अगर न्यू मशीन की रिपेयर लिखा हुआ होता तो हम इसको क्या मानते, कैपिटल एक्सपेंडिचर। डोनेशन पेड ₹10,000। भाई व्यवसाय के अंदर हर साल कुछ ना कुछ पैसा हमें डोनेशन के रूप में देना ही पड़ता है, तो ये भी एक तरीके से रिकरिंग नेचर का खर्चा है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर ₹20,000 पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ ओल्ड कार। अब देखो यहाँ पर ओल्ड कार लिखी हुई है, इसका मतलब पुरानी कार की मरम्मत पर खर्च किए और उसको उपयोग में लाने के लिए हमने 20,000 रुपए खर्च किए। तो यहाँ पर अगर केवल कार लिखा हुआ होता तो मैं इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानता, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ओल्ड कार। तो ओल्ड कार का मतलब है कोई पुरानी कार थी जो खराब पड़ी थी, उसको उपयोग में लाने के लिए 20,000 रुपए जो है और एक बड़ा अमाउंट जो है खर्च किया गया है। तो ये एक तरीके से क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एग्जाम के अंदर आपसे इस तरीके से प्रश्न जो हैं पूछे जा सकते हैं कि पहचानिए कि कौन सा खर्चा आयगत प्रकृति का है और कौन सा खर्चा पूंजीगत प्रकृति का है। तो एक तो अमाउंट से हम पता लगाते हैं या फिर हम इस चीज से पता लगाते हैं कि वो आवर्ती प्रकृति का है या अनावर्ती प्रकृति का है। आवर्ती प्रकृति का है तो वो आयगत होता है, अनावर्ती प्रकृति का होता है तो वो कैपिटल होता है, यानी कि रिकरिंग नेचर का होता है तो रेवेन्यू होता है, और नॉन रिकरिंग नेचर का होता है तो कैपिटल होता है। और यदि किसी स्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए किया गया है या उसको उपयोग में लाने के लिए किया गया है तो कैपिटल होता है, अदरवाइज वो क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रेडिंग एंड पीएनएल में दिखाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात कर रहे हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। स्थगित आयगत व्यय, स्थगित आयगत व्यय, इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, स्थगित आयगत व्यय बोला जाता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को स्थगित आयगत व्यय बोला जाता है। तो देखिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि जो स्थगित आयगत व्यय होते हैं वो आयगत व्यय ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या है, दैट इज इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, बट इट इज अज्यूम्ड दैट its benefit will
extend beyond that accounting period that will not be exhausted within the accounting period. Example, large advertisement expenses on new product. अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये कह रहा है कि भाई जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी कि जो स्थगित आयगत व्यय होते हैं, वो होते तो आयगत प्रकृति के ही हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि उनका जो लाभ है वो हमें एक वित्तीय वर्ष से ज्यादा वित्तीय वर्ष तक प्राप्त होता है। भाई आज अगर मैं कहूं तो हम एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है हर साल करते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कंपनी किसी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। क्या करती है? किसी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, और इसके न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए वो क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर बहुत बड़ा अमाउंट क्या कर देती है, इन्वेस्ट कर देती है। भाई कंपनी यहाँ पर कोई स्थायी संपत्ति तो खरीद नहीं रही, उसने किया तो आयगत खर्चा ही है, और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कंपनी को हर साल करना पड़ता है। लेकिन कंपनी ने क्या किया, एक ही बार में बहुत बड़ा अमाउंट, लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कंपनी ने एक बार में ही कर दिया। सपोज करो कंपनी ने एक बार में 10 लाख रुपए क्या कर दिए, खर्च कर दिए। 10 लाख रुपीस कंपनी ने खर्च कर दिए, है ना। अब कंपनी का बजट, कंपनी वैसे देखा जाए तो हर साल जो है 1 लाख 1.25 लाख रुपए खर्च करती है, लेकिन कंपनी ने इस बार क्या किया, 10 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब 10 लाख रुपए अगर मैं पीएनएल में एक बार में दिखा दूंगा तो कंपनी के लाभ क्या हो जाएंगे, या व्यापार का लाभ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन कंपनी ये मानती है कि जो 10 लाख रुपए उसने खर्च किए हैं, इसका लाभ उसे कम से कम आने वाले 5 सालों तक मिलेगा। कितने सालों तक मिलेगा? 5 सालों तक मिलेगा। तो कंपनी क्या करती है, 10 को यदि हम 5 से डिवाइड करें तो हर साल 2 लाख रुपए का लाभ जो है कंपनी को मिलेगा। कितने रुपए का? 2 लाख रुपए हर साल कंपनी ये मान के चलती है कि भाई एडवर्टाइजमेंट के हर साल उसको 2 लाख रुपए खर्च करने थे, अब उसने इकट्ठे ही 10 लाख रुपए क्या कर दिए, खर्च कर दिए। और इस 10 लाख रुपए का लाभ कंपनी को आने वाले 5 सालों तक मिलेगा। तो यानी कि हर साल कितने रुपए का लाभ मिलेगा, 2 लाख रुपए का। तो कंपनी क्या करेगी, पूरे के पूरे 10 लाख रुपए पीएनएल अकाउंट में नहीं दिखाएगी। कंपनी क्या करेगी, केवल 2 लाख रुपए ही लाभ हानि खाते में दिखाएगी, और बाकी के 8 लाख रुपए वो बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाएगी। कहां दिखाएगी? बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाएगी, अंडर द हेडिंग ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो स्थगित आयगत व्यय होते क्या हैं? ये होते तो आयगत प्रकृति के व्यय हैं, लेकिन इनका जो लाभ है वो एक वित्तीय वर्ष की जगह आने वाले कई वित्तीय वर्षों तक मिलता है। तो कंपनी क्या करती है, जितने वित्तीय वर्ष तक उसको आयगत व्यय का लाभ मिलता है उतने साल से उसको क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। भाई जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कंपनी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हर साल करती है, लेकिन कंपनी ने क्या करा, इस बार कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया और एक साथ 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, और कंपनी ये मान रही है कि भाई उसको इसका लाभ जो है आने वाले 5 सालों तक मिलेगा। यानी कि कंपनी ने क्या करा, 10 लाख को 5 साल से डिवाइड कर दिया, और उसने फैसला किया कि भाई हम हर साल 2 लाख रुपए लाभ हानि खाते में दिखाएंगे, और बाकी के 8 लाख रुपए कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। फिर अगले साल 2 लाख रुपए और दिखा देंगे, फिर बैलेंस शीट में 6 लाख दिखाएंगे, फिर 2 लाख दिखा देंगे, फिर 4 लाख दिखाएंगे। तो ऐसे करके 5 सालों के अंदर इसके बैलेंस को क्या किया जाएगा, नील किया जाएगा। एक साथ नील नहीं करेंगे, 5 सालों तक धीरे 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 क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो वो कहलाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो
अकाउंटिंग ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि जो स्थगित आयगत व्यय होते हैं, इनको अंतिम खातों में कैसे दिखाया जाता है। हालांकि मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी अपन इसको पढ़ लेते हैं। अमाउंट टू बी रिटन ऑफ in the current year is debited to profit and loss account, and amount not written off in the current year is shown on the असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट की किस साइड में, असेट साइड में दिखाते हैं। जो पार्ट हमने राइट ऑफ नहीं किया है उसे बैलेंस शीट की किस साइड में दिखाया जाता है, असेट साइड के अंदर दिखाया जाता है। और जो राइट ऑफ कर दिया है उसे बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखा देते हैं। कहां दिखा देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर। फिर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ फिक्टिशियस असेट। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या माने जाते हैं, फिक्टिशियस असेट, यानी कि कृत्रिम संपत्तियों के रूप में इनकी गणना की जाती है। फिक्टिशियस असेट का मतलब क्या होता है, कृत्रिम संपत्तियां। ध्यान रखना, स्थगित आयगत व्ययों को क्या माना जाता है, फिक्टिशियस असेट, यानी कि कृत्रिम संपत्ति के रूप में इनकी गणना की जाती है। ऑल्दो इट इज शोन इन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ध्यान रखिएगा, स्थगित आयगत व्यय क्या होते हैं, इनका लेखांकन किस तरीके से किया जाता है, और इनकी गणना कौन सी संपत्तियों के अंतर्गत की जाती है, फिक्टिशियस असेट यानी कि कृत्रिम संपत्तियों के रूप में इनकी गणना की जाती है। आगे देखिए, कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, नए उत्पाद को बाजार में लाने हेतु विज्ञापन पर 10 लाख रुपए खर्च किए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नए उत्पाद को, यानी कि ये कौन सा खर्चा माना जाएगा, ये माना जाएगा स्थगित आयगत व्यय, क्योंकि कंपनी ने एक बार में बहुत बड़ी धनराशि जो है विज्ञापन के ऊपर खर्च कर दी है, इसीलिए इसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं जो आपसे परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। उत्पाद सुविधाओं एवं स्टॉक को अधिक सुविधाजनक स्थान पर ले जाने हेतु 1 लाख रुपए खर्च किए, यानी कि उसने शिफ्टिंग करी और वो अपनी जो प्रोडक्ट फैसिलिटीज हैं और प्रोडक्ट को उसने कस्टमर्स के लिए बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल या बहुत ज्यादा इजी बनाने के लिए उसने अपने व्यापार स्थान को चेंज किया और उसमें उसका 1 लाख रुपए क्या हो गया, खर्च हो गया। अब कॉमन सेंस की बात है कि इस 1 लाख रुपए का लाभ उसको कई वर्षों तक मिलेगा, तो जितने वर्षों तक मिलेगा उस हिसाब से वो इसको क्या करेगा, राइट ऑफ करेगा। तो ये भी कौन सा खर्चा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान रखिएगा, इस तरह के एग्जाम्पल आपको एग्जाम में देकर आपसे पूछा जा सकता है कि पहचान करिए ये पूंजीगत व्यय है, आयगत व्यय है, स्थगित आयगत व्यय है। तो ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में जरूर पूछा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, सिनेमा घर चालू कराने के लिए लाइसेंस व्यय ₹75,000 चुकाए गए एवं सिनेमा घर प्रारंभ होने के प्रथम सप्ताह में ₹150 वाले 5,000 टिकट मुफ्त में वितरित किए गए। तो पहचानिए कि ये कौन सा खर्चा है। तो ध्यान रखिएगा, जो 75,000 रुपीज उसने लाइसेंस के लिए खर्च किए हैं वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, क्योंकि भाई उसने लाइसेंस क्या है,
प्राप्त किया है, यानी कि एक तरीके से इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट, तो 75,000 रुपए को तो क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उसने 5,000 टिकट 150 रुपए वाले, यानी कि अगर अपन देखें तो उसने 7.5 लाख रुपए के जो टिकट बांटे हैं वो किसके लिए बांटे हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए। और धनराशि क्या है, बहुत बड़ी है, यानी कि इसे क्या माना जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि अस्थगित आयगत व्यय। क्या माना जाएगा, स्थगित आयगत व्यय। क्योंकि लाइसेंस प्राप्त करना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन प्रमोशन के लिए जो उसने 7.5 लाख रुपए खर्च किए हैं वो क्या माना जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। एक तरीके से नए उत्पाद को बाजार में लाने हेतु विज्ञापन पर किया गया बड़ा खर्च है ये, इसीलिए इसको क्या माना जाएगा, स्थगित आयगत व्यय, क्योंकि इसका लाभ उसे आने वाले कई वर्षों तक जो है प्राप्त होगा। तो लाइसेंस का खर्च तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, और प्रमोशन के लिए जो उसने मुफ्त टिकट बांटे हैं वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं आपसे परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। पूंजीगत व्यय क्या होते हैं, आयगत व्यय क्या होते हैं, स्थगित आयगत व्यय क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको फर्क करना आना चाहिए, और ये बहुत ही क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीप्ट एंड रेवेन्यू रिसीप्ट, यानी कि अब हम बात करेंगे कि भाई पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है और आयगत प्राप्ति क्या होती है, पूंजीगत प्राप्ति और आयगत प्राप्ति क्या होती है, इन दोनों में क्या फर्क होता है। हमने पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय के बारे में पढ़ा, अब हम पूंजीगत प्राप्ति और आयगत प्राप्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कैपिटल रिसीप्ट, यहां पर लिखा हुआ है रेवेन्यू रिसीप्ट, है ना, पूंजीगत प्राप्ति और आयगत प्राप्ति। कैपिटल रिसीप्ट आर द रिसीप्ट which are not received in the normal course of business, है ना, यानी कि ये व्यापार संचालन से प्राप्त नहीं होती, ये पूंजी के रूप में प्राप्त होती है। किसके रूप में प्राप्त होती है, पूंजी के रूप में प्राप्त होती है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, कैपिटल रिसीप्ट हमेशा किस रूप में प्राप्त होती है, पूंजी के रूप में प्राप्त होती है। और रेवेन्यू रिसीप्ट आर रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल ट्रेडिंग ऑपरेशन, और ये किससे प्राप्त होती है, व्यापार संचालन से प्राप्त होती है, व्यापार संचालन से प्राप्त होती है। तो रेवेन्यू रिसीप्ट यानी कि हमने माल बेचकर या सेवा प्रदान करके जो भी कमाया है वो रेवेन्यू रिसीप्ट है, और हमने बैंक से लोन लेकर या बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में अतिरिक्त पूंजी लगाई है या अपन ने किसी स्थायी संपत्ति को बेचकर जो पैसा प्राप्त किया है वो सब क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीप्ट कहलाती है। इट इज द अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, देखो लिखा हुआ आ गया, या तो स्थायी संपत्ति को बेचने से जो पैसा आता है या फिर जो पैसा कैपिटल और लोन के फॉर्म में आता है वो कैपिटल रिसीप्ट कहलाती है। इट इज अमाउंट बाय सेल ऑफ गुड्स, यानी कि हमने माल बेचकर जो पैसा कमाया है या हमने सेवा प्रदान करके जो पैसा कमाया है वो रेवेन्यू रिसीप्ट कहलाती है। तो कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट में क्या होता है, फर्क होता है। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट, कैपिटल रिसीप्ट को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है लाइबिलिटी साइड में,
और कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी बैलेंस शीट में दिखाया जाता है असेट साइड में। इट इज शोन इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस तरीके से आयगत खर्चों को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है डेबिट साइड में, वैसे ही आयगत प्राप्तियों को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। हम सेल्स को ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं और इसके अलावा कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इनको हम पीएनएल के क्रेडिट में लिखते हैं और इन्हें हम क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। कहां लिखते हैं, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। तो कैपिटल रिसीप्ट क्या होती हैं और रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती हैं। देखो अंतिम खाते हमको स्कूल के समय में डायरेक्ट पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन भैया मैं आपको फिर कह रहा हूं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो आप, छोटा मोटा एग्जाम नहीं है फर्स्ट ग्रेड, तो फर्स्ट ग्रेड के पेपर के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ही डीप कंसेप्ट के पूछे जाते हैं। आप ये मत समझना कि भाई हमको हमसे बहुत ही इजी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हालांकि हमने कभी अकाउंट्स के अंदर थ्योरी नहीं पढ़ी होती है और ना हमें कभी पढ़ाई जाती है, बहुत कम अध्यापक ऐसे होते हैं जो थ्योरी पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन फर्स्ट ग्रेड के पेपर के अंदर भाई हमको थ्योरी पढ़ के जानी पड़ेगी, बिना थ्योरी पढ़े गए तो नुकसान ही होगा, फायदा नहीं हो सकता। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं कि आयगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, स्थगित आयगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, आयगत प्राप्ति क्या होती है, ये सब चीजें हमको समझ के जानी पड़ेगी, तभी हम एक अच्छी तैयारी करके एग्जाम के अंदर जा पाएंगे, वरना हमको नुकसान होगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, तो ध्यान से पढ़ो। कैपिटल रिसिप्ट जो होती है वो हमें व्यापार के संचालन से प्राप्त नहीं होती, बल्कि पूंजी के रूप में प्राप्त होती है। हम स्थायी संपत्तियों को बेचने से, किसी बैंक से ऋण लेने से या व्यापार में अतिरिक्त पूंजी लगाने से जो पैसा आता है वो पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है। इसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाया जाता है। आयगत प्राप्ति क्या होती है, जो हमने व्यापार के संचालन से प्राप्त की है, माल को बेचकर, सेवा को प्रदान करके जो भी प्राप्ति हम करते हैं वो आयगत प्राप्ति कहलाती है। इसे हम व्यापार एवं लाभ हानि खाते में दिखाते हैं और उसकी क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। कहां दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। कैपिटल रिसिप्ट आर नॉर्मली ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, यानी कि अनावर्तक होती है। क्या होती है, अनावर्तक, ये बार बार नहीं होती। रेवेन्यू रिसिप्ट आर नॉर्मली ऑफ रिकरिंग नेचर, यानी कि ये आवर्तक होती है, यानी कि हर बार, हर साल होती है। ये हमेशा हो ऐसा नहीं है, लेकिन ये हमेशा आपको, जब तक आप व्यापार कर रहे हो, आपको प्राप्त होती रहेगी। Capital receipt are normally not available for payment as profit to the owner of the business. इसे लाभ के रूप में नहीं बांटा जाता, लाभ के रूप में नहीं बांटा जाता। और जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है इसको लाभ के रूप में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। यानी कि जितने भी आयगत प्रकृति के खर्चे होते हैं उनको, या स्थगित आयगत प्रकृति के जो भी खर्चे होते हैं उनको काटने के बाद जो आय बचती है उसे व्यापार के स्वामियों के बीच में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो इसको लाभ के रूप में नहीं बांटा जाता और इसको बांटा जाता है। तो देखिए ये कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट थे जो मैंने आप लोगों को बताए। मैंने मेनली आपको ये बताया कि अंतिम खाते कब बनाते हैं, अंतिम खाते में किस किस को शामिल किया जाता है, लाभ हानि खाते का दूसरा नाम क्या है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या है, पोजीशन स्टेटमेंट, पूंजी आयगत खर्चे क्या होते हैं, पूंजीगत खर्चे क्या होते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको कराए। फिर मैंने आपको बताया कि स्थगित आयगत व्यय किसे कहते हैं और उसके भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए। पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, आयगत प्राप्ति क्या होती है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया।
तो इस क्लास के अंदर हमने थ्योरेटिकल पार्ट को जो है कवर कर लिया है, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जब तक आप इस वाली क्लास को देखकर अच्छी तरीके से समझ लो कि भाई पूंजीगत खर्चा, आयगत खर्चा, पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, स्थगित आयगत व्यय किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन आप मान के चलो कि वो आपसे इसमें से डेफिनेटली पूछेंगे और आपको वहां पर पहचानना पड़ेगा कि ये पूंजीगत खर्चा है, आयगत खर्चा है, स्थगित आयगत खर्चा है या पूंजीगत प्राप्ति है या आयगत प्राप्ति है। डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो क्लास के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार चैट ऑप्शन में बताएं कि यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया है क्या। बिल्कुल जल्दी से बताएं कि यहाँ तक का पोर्शन बिल्कुल क्लियर हो गया है क्या, यहाँ तक समझ में आ गया है क्या। एक बार चैट ऑप्शन के अंदर क्लियर कर दें इस बात को। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। इस बार की जो क्लासेस हो रही हैं, मैं पिताजी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, इस चक्कर में थोड़ा डिले जरूर हो रहा है, लेकिन मैटर जो है बहुत ही सोच समझ कर बनाया हुआ मैटर है। और मैं चाह रहा हूं कि एक बार आपको ऐसा मैटर प्रोवाइड करा दिया जाए जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। आपको ये मैटर मैं मान के चलिए 3-3 4-4 किताबों से बनाकर पीपीटीज बनाकर इस बार कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो क्लास के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच।